सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी या डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंड एलॉय फॉर्मेशन। ये दीज प्रॉपर्टीज आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि द चार्ज एक्वायर्ड बाई पर्टिकुलर atom or species when all other bonded substance has been removed। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा NaCl, तो यहाँ पर Na में क्या चार्ज आएगा, सोडियम। अगर Cl को मैं हटा दूँ तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि Cl ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 होगा। इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, प्लस OS मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। लेकिन आप देखिएगा मैग्नीशियम है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, दैट इज +2 होता है। ये सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट होता है, जनरली फिक्स होता है। लेकिन जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करता हूँ, Cu है और Cu2+ है। देखिएगा अब कॉपर के दो ऑक्सीजन स्टेट हो सकते हैं, +1 और +2 हो सकता है। आयरन के केस में क्या हो जाता है, आयरन 2+, आयरन 3+, ऐसे हो सकते हैं, है ना। Cr3+, +6 और ऐसे अलग अलग स्टेट में मिलते हैं। और एक चार्ट देखते हैं, कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं चार्ट। इस चार्ट में हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम क्या करता है, +3, मतलब यहाँ पर मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीजन स्टेट है उसको डार्क कलर में शो किया गया है। तो स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीजन स्टेट बहुत स्टेबल होता है, दैट इज +3। वैनेडियम का है ना, फिर आगे टाइटेनियम, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीजन स्टेट इसमें से बहुत ज़्यादा स्टेबल है वो बोल्ड लेटर में है। आप देखेंगे कि क्रोमियम तक ऑक्सीजन स्टेट स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे क्रोमियम का +3 ऑक्सीजन स्टेट और +6 दोनों बहुत स्टेबल है। लेकिन उसके बाद मैग्नीज का +2 ऑक्सीजन स्टेट बहुत स्टेबल है। मैग्नीज या उसके आगे के सारे एलिमेंट के लिए, मैग्नीज और उसके आगे के सारे एलिमेंट के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। क्यों है ऐसा, क्योंकि उनका कन्फिग्रेशन कैसा है, NS2 है। यस, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपने आप को स्टेबल फील करते हैं। आयरन +3 भी शो करता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि ऑक्सीजन स्टेट की। तो ऐसा क्या होता है कि S ब्लॉक एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो ऐसा क्यों करता है, तो चलिए देखते हैं। तो एक अवेलेबिलिटी ऑफ N-1d एंड NS ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, या आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज comparable energy level of N-1d and NS orbital, both the electron of N-1d and NS electron, suppose I am right। तो देखिएगा जैसे मैंने लिखा मैग्नीज, तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s2 होता है। अब देखिएगा इन दोनों के एनर्जी लेवल में डिफरेंस बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैग्नीज आप देख रहे हैं चार्ट में ऊपर, मैग्नीज +2 और +7 दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं बॉन्डिंग में। कितने, NS वाले और N-1d वाले दोनों इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकती है, +7 भी हो सकती है। तो हमने देखा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ N-1d एंड NS इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बात और है, ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट में जब कोई एलिमेंट अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, वो बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है प्योरली। जैसे मैग्नीज +2 में आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि MnCl2 में मैग्नीज और Cl के बीच में पूरा आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज का +2 ऑक्सीजन स्टेट है। लेकिन अगर आप MnO2 लिखेंगे तो यहाँ पर इसका +4 ऑक्सीजन स्टेट है। तो हायर ऑक्सीजन स्टेट में ये पूरा बॉन्ड आयोनिक मैग्नीज और O के बीच में नहीं है। ये बॉन्ड थोड़ा सा कैसा है, कोवैलेंट नेचर का है। तो आप समझ रहे होंगे, है ना। Mn2O7 भी होता है, Mn2O7 होता है। तो अब देखिएगा ये बॉन्ड भी कोवैलेंट नेचर का है। मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, है ना। तो आप देखेंगे क्या हो सकता है, इन सब कंपाउंड में
यही बस आयोनिक होगा, बाकी दोनों कोवैलेंट नेचर के होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि लोअर ऑक्सीजन स्टेट आयोनिक होगा, और इसको मैं मिटाता हूँ, और हायर ऑक्सीजन स्टेट में कैसा होगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और एक खास बात ध्यान रखेंगे क्या कि एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीजन स्टेट विद एंड ऑक्सीजन। क्यों ऐसा होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इट इज बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वही इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद halide or oxide, that is oxygen or fluorine. तो why it is because these are more electronegative element, they are able to take out the electron, है ना, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करते हैं और ये इनको इलेक्ट्रॉन दे बैठते हैं। कौन? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ आगे बात करते हैं। और एक बात है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ध्यान पर आप देखेंगे कि मैग्नीज MnO4 फ्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट फ्लोरीन के साथ में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नीज का MnF7 ये नहीं होता है, ये कंपाउंड नहीं होता है, केवल ये होता है। मतलब मैग्नीज अपना हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इसके साथ में शो करता है। जैसे यहाँ पर निकालिए, x ले लेता हूँ मैं, तो 2x + 14 हो जाएगा, -14 = 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, उधर क्या हो जाएगा, +14/2 = +7। तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, यहाँ पर x है, तो मतलब +7 है। तो मैग्नीज अपना हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किसके साथ शो करता है, ऑक्साइड के साथ शो करता है, फ्लोरीन के साथ में नहीं बनाता है। क्यों ऐसा? तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मैग्नीज शोज इट्स, क्वेश्चन लिखिएगा क्या कि मैग्नीज शोज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन नॉट विद फ्लोरीन। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और इस तरह से इसके साथ में Mn2O7 बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। आगे चलिए, टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, ऐसा क्यों करते हैं, कलर्ड क्यों बनाते हैं? देखिएगा, ऐसे तो डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और ये कैसे होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मतलब सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम होता है, क्योंकि n की वैल्यू भी सेम है और l की वैल्यू भी सेम है। लेकिन जब ये सेंट्रल एटम किसी लिगेंड के साथ में कंबाइन करता है, एक को सॉल्यूशन बनाता है, तो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल में टूट जाता है। इसको कहा जाता है T2G और EG। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा होगा, क्वांटम कंपाउंड में पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि T2G का एनर्जी लेवल कम होता है किससे, EG से, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा जंप करके ऊपर चला जाएगा। और जब ये रिवर्स होता है, रिटर्न होता है, तो ये एनर्जी को इमिट करता है। जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये वापस आता है तो एनर्जी इमिट करता है। तो इसको हम लोग कहाँ करते हैं, डी ट्रांजिशन। इसी डी से इसी डी में देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा या कहीं जाएगा, उसमें कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर में जाता है, ये एनर्जी का लेवल है, किसका लेवल है भाई, ये एनर्जी का लेवल है। तो एनर्जी लेवल में जब डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, ऐसे कंडीशन में डी ट्रांजिशन कहा जाता है, डी ट्रांजिशन। तो आप एक लाइन में इसका आंसर लिखना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है क्या, व्हाइट ट्रांजिशन एलिमेंट शोज कलर्ड कंपाउंड फॉर्म देयर कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड आयन क्यों होते हैं, तो क्या आंसर लिखेंगे, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बस इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल होना चाहिए। अब आप देखेंगे क्या, SSC स्कैंडियम का कन्फिगरेशन क्या होता है, SSC3+ आपको दिया है, इसका कन्फिगरेशन क्या होता है, 3D04S0। डी सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या ये कलर्ड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, ये कलरलेस, यस। और Zn2+ क्या होगा, जल्दी सोच के बताइए, यस, यहाँ 3D10 है कन्फिगरेशन और 4S0 है। तो डी सबसेल क्या है, पूरा भरा हुआ है। जब ये पूरा भरा हुआ रहेगा, मतलब यहाँ
पूरी तरह से भरा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉन वहाँ जा ही नहीं सकता है। पाउलीज लॉ कहता है कि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं, तो आप तीसरा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाके घुस नहीं सकता है, तो यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर आयन कोई भी एग्जाम में दे सकता है, क्या वो कलर्ड हो सकता है कि नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक ट्विस्ट कर रहा हूँ, आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि Ti अगर टाइटेनियम का 4+ आयन मैंने दिया है आपको, प्लीज़ फाइंड आउट टाइटेनियम का 4+ आयन ये कलर्ड होगा कि नॉट कलर्ड होगा। इसको मेंशन करेंगे क्या कि Ti4+ इज कलरलेस और कलर्ड सॉल्ट बनाएगा एक को सोल्यूशन में, ऐसा पता करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये तो बात हो गई कि तो 1 लाइन आंसर क्या लिखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म कलर्ड सॉल्ट इन एक्वा सोल्यूशन वाई और इन देयर सॉलिड स्टेट। क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। चलिए आगे हैं, ये जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O होता है ये ब्लू कलर का होता है। अगर इसको हीट कर देते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है, तभी ब्लू कलर का नहीं होता है। मतलब ऑन हीट अगर हीट कर दें तो क्या हो जाता है CuSO4 और प्लस H2O, ये पानी अलग हो जाता है और ये कैसा हो जाता है, ये कैसा होता है कलरलेस होता है। देखिएगा अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिएगा यहाँ पर वाटर जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अलावा कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर लिगेंड का काम करते हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर हैं। आप समझिएगा जैसे Cu2+ है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में नहीं है, ये वाटर यहाँ पर लिगेंड का काम करते हैं, सेंट्रल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको यहाँ सोचना है कि यहाँ पर कितने, ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह का कंडीशन बनेगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया और SO4 के साथ में 2- यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कॉपर सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, तो क्या बात करेंगे 4 मॉलिक्यूल ऐसे हैं। और एक कैसा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल बिहेव एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या आंसर आएगा 1, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे ध्यान रखते हैं, ये तो बात हो गई कलर्ड आयन की। तो कॉपर का 2+ आयन हमेशा कलर्ड होता है। जब इसके हम लोग गर्म कर देते हैं तो वाटर इसका H2O मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाता है और ये क्या बचता है Cu2+ आयन, तब वो कलर्ड नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी तरफ, इसको मिटा देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिएगा इनकी कंपेरेटिवली साइज बहुत कम होती है, सो दैट देयर अट्रैक्शन टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। तो कलर्ड कंपाउंड ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये इसलिए है। देखिएगा अगर मैं K4 को हटा देता हूँ यहाँ पर 4, तो 4- चार्ज लग जाएगा, K भी लगा सकते हैं आप, है ना। इस तरह से क्या हो सकता है NiCO4, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सही सब हैं क्या। देखिएगा एक्चुअली यहाँ पर क्या है, आयरन CN6 ये जो बनाया गया है, CN और आयरन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। सेंट्रल एटम का अट्रैक्शन, सेंट्रल एटम अट्रैक्ट द lone pair of electron from any atom or group of atom which has lone pair या negative charge, तो उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो देखिएगा कैसे बनाएगा, आप समझिएगा। निकल क्या करेगा, यहाँ पर इसके साथ में CO है ना, इस तरह से CO बनाएगा और क्या बनाएगा यार CO बनाएगा और क्या बनाएगा CO। देखिए चारों तरफ से CO जोड़ दिया और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो ये अगले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। लेकिन समझिए जब कोई सेंट्रल एटम किसी लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि पानी में डालने पर ये Fe और CN आयन के टेस्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक मतलब एक प्रोटेक्शन लेयर है, समझिए आप, ओजोन का लेयर है, इससे बाहर ही निकल नहीं सकता है, पानी में आप डालें चाहे ना डालें। हम आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स क्यों मतलब ड्यू टू स्मॉल साइज है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, इसकी तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, लेकिन यहाँ ले रहा है। क्यों ले रहा है? बिकॉज इट हैज़ वेरी स्मॉल साइज। तो इसका न्यूक्लियस बड़ा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन के लिए मरता रहेगा और उसके साथ बॉन्डिंग करने की सोचेगा। तो ड्यू टू स्मॉल साइज पहला रीजन है। और सेकंड और रीजन क्या लिखेंगे, हाई आयोनिक चार्ज या हायर आयोनिक चार्ज। और एक बात है कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, तो क्या लिखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर
बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल होता है। इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में आया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो दी आर द रीजन कि स्मॉल साइज है और ये आयोनिक चार्ज इनका ज़्यादा होगा। जब छोटा साइज रहेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बड़ा इफेक्टिव होगा और इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, और बुलाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहाँ, अरे वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, उसी में बॉन्ड बनाएगा। चलिए ये तो बात हो गई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज बेस्ड ऑन कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। आप समझें, जैसे मैं अगर SO2 को O2 के साथ में ट्रीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो क्या बन जाता है, SO3। आप यहीं पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब N2 को, डाई नाइट्रोजन को H2 के साथ में हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ये क्या बन जाता है, अमोनिया, है ना। आप देखिएगा, बैलेंस कर लेंगे अपन इसको। तो ये क्या कहता है सर, ये क्या कहता है, स्टूडेंट्स हियर वी विल गेट, क्या मिलता है अपने को, आयरन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना। ये सब कैटलिस्ट का काम करते हैं। आपने ये भी पढ़ा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 को जब ट्रीट करना होता है तो निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और ये क्या बन जाता है, CH3। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। अब आप देखिएगा इन रिएक्शंस में क्या मालूम पड़ रहा है कि आयरन, निकल, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये ऑल दीज बिहेव एज गुड कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट का मतलब है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है, खुद कंज्यूम नहीं होता है ना, समझिएगा। तो क्यों ऐसा होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू, तो क्यों लिखेंगे, ड्यू टू मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कैपेसिटी टू फॉर्म, लिखेंगे ड्यू टू एडाप्टेशन ऑफ multiple oxidation state and capacity to form क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। आप समझने की कोशिश करेंगे, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स के बनाने से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा, उससे एनर्जी रिलीज करेंगे और उस एनर्जी से इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब वो रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो जाएगी। जैसे आप समझिए ये एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है लेकिन अभी जल तो नहीं रहा है ना, कब जलेगा ये, जब इसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देंगे। वैसे ही क्या है, ये सेंट्रल जो ये कैटलिस्ट होते हैं, ये इनमें से किसी रिएक्टेंट के साथ में एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड के बनने के कारण बहुत एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी रिलीज होने के कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। तो ये तो बात हो गई कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। और एक बात है कि ये अपने सरफेस पर ये क्या करते हैं, ये जैसे सेंट्रल एटम है, ये इस तरह का सेंट्रल एटम है, मान लीजिए निकल है, ये आयरन, कोबाल्ट, कुछ भी है, तो ये क्या करता है, इसमें टेंडेंसी होती है कि छोटे छोटे एटम जैसे H2 है तो इसको अपने सरफेस पर बुलाएगा और H2 इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेता है और फिर इट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H के फॉर्म में ये टूट जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट आसानी से H रिलीज कर देते हैं। चलिए ये तो बात हो गई किसकी, कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है, तो ड्यू टू देयर adaptability of multiple oxidation state and capacity to form complex। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं that is the formation of interstitial compounds की। कंपाउंड होते क्या हैं समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप समझिएगा ये हमारा एक एटम है, मान लीजिए आयरन का मॉलिक्यूल है, आयरन का एटम, आयरन 4-5 है, ऐसे आप और आगे लंबा बना सकते हैं, है ना। इस तरह से प्रॉपरली अरेंज हैं। यहाँ पर आप ऐसे एक लेयर और बनाते हैं तो आप क्या समझेंगे, यहाँ पर ये जो बीच में जगह होती है इसको हम लोग कहा करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। जब क्या होता है कि ये इनके इंटरस्टिशियल साइट में इनकी टेंडेंसी होती है कि दे कैन
adopt, they can accommodate small atom like कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के बोरॉन छोटे छोटे एटम को अपने इंटरस्टिशियल साइट में यहाँ पर एक्मोडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन का है तो यहाँ पर मैंने कार्बन को एक्मोडेट कर दिया अपने इंटरस्टिशियल साइट में। कहीं कहीं पर इन्होंने क्या कर दिया, कहीं कहीं पर इन्होंने कार्बन को एक्मोडेट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, क्या है, अब देखिएगा TiH अगर इन्होंने बनाया है तो ये 1.7 TiH ये एक कंपाउंड है ना। ये क्या है, आप देखिएगा VH के साथ में 0.56 इस तरह के कुछ आपको दिखेंगे। तो ये क्या है, देखिए ऐसे तो हम लोग, ये क्या है, Ti के साथ में 1.7 कैसे बन गया है। आप देखिए टाइटेनियम है, वैसे देखिएगा यहाँ पर टाइटेनियम है और 1.7 कैसे हो सकता है। एक्चुअली ये फ्रैक्शन में इसलिए लिखा गया है कि इट इज़ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, मतलब ज़्यादातर ये स्टोइकियोमेट्रिक मतलब क्या होता है, जैसे आप लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये 1:1 है एटम का, लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइटेनियम का 1 और हाइड्रोजन का 1.7। आप समझिए कि ये 1.7 तो हो नहीं सकता है, लेकिन एक रेशियो है। ये कैसे रेशियो है कि 1 टाइटेनियम एटम 1.7 हाइड्रोजन को एक्मोडेट कर सकता है, समझिएगा। तो अच्छा, इंटरस्टिशियल साइट पर ये किस तरह के छोटे छोटे एटम को एक्मोडेट कर सकते हैं, इसीलिए ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। अब इसका मेन कॉज क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने का, तो इसका रिमेंट बिकॉज दे कैन ट्रैप स्मॉल साइज एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इन देयर इंटरस्टिशियल साइट एंड ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल होने के कारण ये कई तरह का ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं और इस तरह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। अब एक बात है, देखिएगा पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब यहाँ पर कार्बन आ गया, यहाँ पर या हाइड्रोजन आ गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मतलब इनकी डेंसिटी, प्योर मेटल की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैव हायर डेंसिटी, इनकी डेंसिटी है ना, और बहुत नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, है ना। मतलब फार्मूला इस तरह का इनका वेरिएबल होता है, 1.7 ऐसा डेसिमल में हुआ करता है। और क्या होता है, केमिकली इनर्ट होते हैं, एक ध्यान रखें जल्दी से। क्यों सर, क्योंकि ऑलरेडी इनका फील्ड है ना, वैलेंसी भी फील्ड है और इंटरस्टिशियल साइड भी फील्ड है। तो ये खास बात ये भैया कि केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, है ना। और डेंसिटी ज़्यादा क्यों हो जाएगी, समझ ही गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दैट इज द एलॉय फॉर्मेशन कैसे होता है, मिटाते होता है। एलॉय वैसे होता क्या है, इट इज़ होमोजीनियस हो सकता है, नहीं भी हो सकता, जनरली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, है ना, या मेटल्स और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, दैट इज ब्रास, एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है इसका। और ब्रास में क्या होता है यार, ब्रास में होता है कॉपर और क्या होता है, जिंक, है ना। यहाँ पर रेशियो जनरली चेंज कर जाता है, 60% और 40%, या इसका वेरिएबल होता है ये, है ना। तो समझिएगा ऐसे ही ब्रोंज होता है ना। ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर, सिंबल लिख देता हूँ मैं, कॉपर, और यहाँ क्या होता है, टिन, Sn, है ना। तो है ना, क्या लिखा हमने कि ये सब क्या है, ये सब एलॉय है, स्टेनलेस स्टील, कार्बन का एलॉय है और आयरन का एलॉय है स्टील, है ना। तो सर इसमें क्या एलॉय क्या होता है, तो एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, और इनको मिलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको मिलाने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, किसका, मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। कैसे बनता होगा एलॉय, देखिएगा आप, देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, ये एक मेटल है, मान लीजिए ये इस तरह का मेटल है ना, ये इस तरह का मान लीजिए ये मेटल के एटम है, इस तरह से अरेंज्ड हैं। अब ये मान लीजिए कॉपर का एटम है और मैं चाहता हूँ कि ये जिंक के साथ में मिक्स होकर के ये ब्रास बनाए, ब्रास, है ना। तो क्या करेगा आप, इसमें कॉपर के साथ मैंने इसको हीट किया तो कहीं कहीं पर इसमें क्या आ गया, ये देखो जो मैंने इस तरह से बनाया है, ये क्या है, ये जिंक है, ये क्या है यार, जिंक के एटम है, और ये कौन है भाई, सोचिए, Cu माने क्या है, कॉपर है सर। तो क्या हुआ कि इसके साथ में ये वाला भी जिंक भी मिक्स हो गया। अब हर किसी के साथ एलॉय नहीं बना सकता है, इसके लिए शर्त होती है, खास बात ये है कि 15% ऑफ देयर रेशियो इन देयर रेडियस, मतलब उनके रेडियस में डिफरेंस 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कि एलिमेंट्स हैविंग
कितने का डिफरेंस ऑफ 15% इन कहाँ देयर रेडियस में 15% से डिफरेंस अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाएगा उसके इंटरस्टिशियल साइट में या उसकी तरह इस तरह से फिट नहीं हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि ये इनकी खास बात होती है एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय फॉर्मेशन क्यों कर पाते हैं ऐसा खास बात क्या होती है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, वाई दे फॉर्म एलॉय लाइक दिस। तो इसका एक लाइन का रीजन लिखेंगे। मैं इसका रीजन यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ यहाँ पर, फिर लिखता हूँ इसका रीजन क्या होगा। वाई दे फॉर्म एलॉय, तो एक लाइन का आंसर लिखना है ड्यू टू सिमिलर साइज। अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक में एटॉमिक रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जिस तरह से पी ब्लॉक में आता है ना, उस तरह से जिस तरह से एस ब्लॉक के एलिमेंट में आता है, सोडियम और मैग्नीशियम के साइज में बहुत डिफरेंस है। लेकिन स्कैंडियम टाइटेनियम में बहुत डिफरेंस नहीं है, क्रोमियम मैग्नीज में साइज में बहुत डिफरेंस नहीं है, कोबाल्ट निकल के साइज में बहुत डिफरेंस नहीं है, जिंक कॉपर के साइज में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो सर क्या कहना चाहते हैं आप, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट के साइज में बहुत डिफरेंस आता है ना। यहाँ पर साइज लगभग सिमिलर होती है, बहुत कम डिफरेंस है, इसीलिए ये बनाते हैं एलॉय। चलिए ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे आप। मिलते हैं अगले क्लास में विद सम मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। थैंक यू।